अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो एक्चुअली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रोड ज्योमेट्रिक्स यानी ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड्स। और इसमें मैंने बताया था कि हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला था अपना क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, यानी वो भी फीचर्स जो हमको रोड में विजिबल होते हैं उनका डायमेंशन और लेआउट के बारे में हम पढ़ते हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में। उसमें कभी कभी हम पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ते हैं, क्योंकि पेमेंट भी हमको सामने से दिख रहा है जब हम रोड चलते हैं। तो उसके सरफेस के बारे में, उसके सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण के बारे में हम भी क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस जो किसी ड्राइवर को आगे की सड़क में दिखती है, यानी कि सड़क का कितनी दूर तक वो देख पा रहा है ड्राइवर, वो हो जाती है उसके साइड डिस्टेंस। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। और फिर वर्टिकल अलाइनमेंट और फिर इंटरसेक्शन। तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में पेमेंट सरफेस के हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें 4 चीज़ें आती हैं। यानी पेमेंट का जो सरफेस है, यानी कैरेज वे। पेमेंट क्या होता है? कैरेज वे, जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं। इसका सरफेस, इसके सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि फ्रिक्शन। ठीक है, सरफेस में फ्रिक्शन होता है। और क्या होता है सरफेस में? अनइवननेस, यानी अनड्यूलेशन। और क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी, यानी लाइट को किस तरह रिफ्लेक्ट करता है हमारा कैरिजवे। और उसके बाद ड्रेनेज पढ़ लेंगे कि ड्रेनेज कैसा होता है हमारे सरफेस का। तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ है ये सब हमारे कैरेज वे के सरफेस के प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, उसमें फ्रिक्शन होता है, उसमें अनड्यूलेशंस होते हैं, वो लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करता है, और उसका ड्रेनेज प्रॉपर्टी कैसे, यानी पानी को किस तरह वो बहाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट सरफेस के फ्रिक्शन की। तो देखो, फ्रिक्शन क्या है, हमने तो बचपन में पढ़ा था। ठीक है, दो सरफेस के बीच के आपस में हिंड्रेंस को या रगड़ को ही हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन है पेमेंट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि लैक ऑफ एडिकेट फ्रिक्शन कैन कॉज स्किडिंग और स्लिपिंग ऑफ व्हीकल। यानी जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने ब्रेक लगाया लेकिन आपकी गाड़ी नहीं रुकी, क्यों? क्योंकि अगर सरफेस या पेमेंट में और आपके टायर के बीच का फ्रिक्शन अगर बहुत कम रहा तो ब्रेक लगाने के बाद भी आपकी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो फ्रिक्शन, और दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी कोई गाड़ी मूव करती है तो गाड़ी मूव करने के लिए उसको चाहिए फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे अगर कोई बर्फ़ का सरफेस है और उसमें अगर आप साइकिल चलाना चाहें तो आपकी साइकिल नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि बर्फ़ की सरफेस और आपके साइकिल के टायर के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है। तो फ्रिक्शन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी गाड़ी को मूव कराने के लिए, और जब आप ब्रेक लगाना चाहें तो आपकी गाड़ी रुक सके। तो ये जो आपका फ्रिक्शन है, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्या क्या? पहला है स्कीडिंग और दूसरा है स्लिप। ठीक है, स्कीडिंग क्या होता है? Skidding happens when the path traveled along the road surface is more than the circumferential movement of the wheels due to friction। ये कहना क्या चाहता है? कह रहा है कि जब आपकी गाड़ी, ठीक है, रोड के सरफेस में वो ज़्यादा पाथ ट्रेवल कर दे, ठीक है, लेकिन उसका सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील कम रह जाए। अच्छा, ऐसा समझिए कि जैसे आप कहीं पर सपोज जैसे कोई सरफेस है, उसमें बारिश की बूंदें पड़ी हुई हैं, ठीक है, ओस का समय है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो बारिश की बूंदें जम गई हैं, अगर टेम्परेचर काफ़ी कम है तो आपका सरफेस यानी जो पेमेंट है, जो आपकी सड़क है, वो काफ़ी चिकनी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने कहीं ब्रेक लगाया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक लगाया तो भी आपकी गाड़ी थोड़ा सा आगे खिसकती रह जाएगी। भले ही आपने ब्रेक लगा करके व्हील्स को रोक दिया, लेकिन गाड़ी अपने मोमेंटम के कारण आगे बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं क्या चीज़ है? ये कह रहा है कि when the path travel along the road surface is more than the circumferential movement। फिर से समझते हैं, देखिए, जैसे ये आपका सरफेस है और ये आपकी गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी में दोनों टायर है।
आप गाड़ी से आगे मूव कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपने क्या किया, ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, आपके जो व्हील्स हैं वो रुक गए। ठीक है, व्हील्स रुक गए या धीमे चल गए, क्योंकि ब्रेक लगाने से एकदम से डिस्क ब्रेक नहीं होता, आपके व्हील थोड़े थोड़े मूव करते रहते हैं, लेकिन वो रुकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने मोमेंटम के कारण आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो क्या हुआ कि आपने कोई पाथ ट्रेवल कर लिया, लेकिन आपके पहियों का सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट इतना नहीं हो पाया। ठीक है, दूसरी चीज़ जैसे ये समझिए कि आप कहीं ढलान पे हैं, ठीक है, ऐसे नेगेटिव ग्रेडियंट है, गाड़ी से आप चल रहे हैं और आपने यहीं पर ब्रेक लगा दिया इस जगह पर। तो क्या होगा कि आपके पहिए तो रुक जाएंगे, लेकिन ग्रेडियंट के कारण आपकी गाड़ी थोड़ी चल रही होगी। ठीक है, अगर पेमेंट में सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं हुआ तो, अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, गाड़ी उस समय रुक जाएगी। लेकिन सपोज ये पेमेंट है, यानी जो कैरिज वे है उसमें सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है और आपने ब्रेक लगाया, उसके बावजूद आपकी गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ती चली जा रही है, यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे आप मूवमेंट कर रहे हैं, भले ही आपके व्हील्स यानी सर्कमफ्रेंशियल व्हील्स का रुक गया है। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्किडिंग, यानी कि पाथ ट्रेवल्ड अलोंग द सरफेस इज मोर। ठीक है, आप यहाँ पर सरफेस जो ट्रेवल कर रहे हैं, सॉरी जो पाथ आप ट्रेवल कर रहे हैं वो ज़्यादा है देन द सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील्स ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी आपके व्हील्स जो है उनका सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट वो कम है। तब उस फिनोमेना को हम कहते हैं स्किडिंग। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है हमारी सड़क पर। अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन होता तो आप यहीं पर ब्रेक लगाते और गाड़ी यहीं पर आपके रुक जाती। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, स्लिप। स्लिप अकर्स व्हेन द फील्ड रिवॉल्व मोर देन द करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट अलोंग द रोड। इसमें क्या कह रहा है कि आपकी गाड़ी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट पे कम मूव कर पा रही है, लेकिन आपके पहिए ज़्यादा घूम रहे हैं। ठीक है, समझे कैसे? मान लीजिए कि इस बार आप, जैसे आपका जब घर है, घर के सामने क्या करते हैं, आप अपना इस तरह चढ़ने के लिए थोड़ा सा पेमेंट बिछाते हैं। ठीक है, ताकि आपकी गाड़ी क्या होती है, इसी पेमेंट पर चढ़ करके अंदर आपके गैराज में खड़ी हो जाती है। मान लीजिए आपका घर का गैराज है और गाड़ी आप यहाँ से लेके आ रहे हैं, और आप क्या करते हैं, जैसे घर आपकी थोड़ी ऊंचाई पे होता है, सपोज इतनी ऊंचाई पे है, ठीक है, और ये रोड है यहाँ पे, ऐसे ये रोड है। तो अब घर जो ऊंचाई पे है वहां से आप रोड तक एक इस तरह का रैक बनाते हैं, और सपोज ये रैक में आपने जो पेविंग ब्लॉक्स लगा रखे हैं वो काफ़ी चिकने हैं। ठीक है, पेविंग ब्लॉक्स आते हैं ना, हम जो इस ग्रेडियंट पे या इस रैक पे लगाते हैं ताकि गाड़ी हमारी आगे चढ़ जाए। अगर ये जो पेविंग ब्लॉक्स हैं इसका सरफेस बहुत चिकना हुआ तो क्या होगा, आपकी गाड़ी चढ़ने की कोशिश तो करेगी, लेकिन इसके व्हील रिवॉल्व करेंगे और ये आगे मूव नहीं कर पाएगी। इसका मतलब जैसे ये आपकी गाड़ी है, ये इसके व्हील्स हैं, आप पूरा एक्सीलेटर लेंगे तो क्या होगा, ये व्हील्स जो है पूरे एकदम मूव कर रहे होंगे इस तरह तेजी से। लेकिन अगर ये सरफेस इतना चिकना है तो क्या होगा कि आपकी गाड़ी आगे मूव नहीं कर पाएगी और गाड़ी वहीं रह जाएगी। इसका मतलब क्या है कि व्हील रिवॉल्व मोर देन द करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट अलोंग द रोड। ऐसे केस सीधे रोड में आप समझ लीजिए कि रोड में क्या है कि फ्रिक्शन कम है। ठीक है, वही वाला केस कि सड़क में पानी पड़ा है और ठंड की वजह से वो पानी जो है हमारा जम गया है, एक तरह से बर्फ का रूप ले लिया है। तो जब आप गाड़ी सपोज स्टार्ट कर रहे होंगे तो क्या होगा, आपके पहिए घूम रहे हैं खूब तेजी से, लेकिन आप मूव नहीं कर पा रहे आगे। वही केस जैसे आप बर्फ में साइकिल चला रहे हैं, कोई जमी हुई झील है, कोई लेक है, और वो चाहते हैं कि आप वहाँ पर अपनी साइकिल लेकर के चला पाए, तो नहीं चला पाएंगे। आप साइकिल के पैडल तो मारेंगे तो आपके व्हील मूव करेंगे, लेकिन आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है स्लिप। ठीक है, यानी आपका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट कम है और आपका व्हील का रोटेशन ज़्यादा है। ये कब हो रहा है, देखो जब फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से हमारे साथ दो कंडीशंस निकल के आती हैं, पहला है स्किडिंग और दूसरा है स्लिपिंग। कुछ कंडीशन में स्किडिंग होता है, जैसे हम जब गाड़ी स्टॉप करते हैं लेकिन फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हो पाता और हमारी गाड़ी काफ़ी आगे मूव कर जाती है, वो कंडीशन हो गई स्किडिंग की। दूसरा है स्लिप। स्लिप में क्या हुआ कि आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन आपके सिर्फ व्हील मूव कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही है। ये कंडीशन भी क्यों हुआ, क्योंकि आपके फ्रिक्शन कम है। तो लैक ऑफ एडिकेट फ्रिक्शन कैन कॉज स्किडिंग और स्लिपिंग ऑफ द व्हीकल। वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है टाइप ऑफ पेमेंट। ठीक है, यानी कि हमारा पेमेंट का टाइप बिटुमिनस है कि कंक्रीट है कि ग्रेवल है, उस पर डिपेंड करता है। कंक्रीट का होगा तो हमको
कम फ्रिक्शन मिलेगा, सॉरी ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगा। ग्रेवल का होगा तो और ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगा। बिटुमिन का होगा तो तुमको कम फ्रिक्शन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बिटुमिन थोड़ा चिकना होता है। कंडीशन ऑफ पेमेंट, ड्राई है तो ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगा, वेट है तो कम फ्रिक्शन मिलेगा, हॉट है तो ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगा, कोल्ड है तो कम फ्रिक्शन मिलेगा, ठीक है। कंडीशन ऑफ द टायर, यानी नया है या पुराना। टायर अगर घिसा हुआ है या पुराना है तो फ्रिक्शन कम मिल पाएगा, नया है तो ज़्यादा फ्रिक्शन मिलेगा। एंड स्पीड एंड लोड ऑफ द व्हीकल, ये दोबारा लिख गया यहाँ पे, ठीक है। स्पीड एंड लोड ऑफ द व्हीकल मतलब जब ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलेगी तो फ्रिक्शन उसको कम मिल पाएगा, और कम स्पीड पे गाड़ी चलेगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा मिलेगा। ऐसे सोचिए कि जब ज़्यादा स्पीड से चल रहे होंगे तो ब्रेक मारने पर आपकी गाड़ी इतनी जल्दी नहीं रुक पाएगी, लेकिन आपकी गाड़ी अगर कम स्पीड में चल रही होगी तो ब्रेक मारते ही तो थोड़ा देर में रुक जाएगी। दूसरा है लोड ऑफ द व्हीकल, जितना ज़्यादा लोड होगा व्हीकल का, सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा मिल जाएगा और फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। जैसे आपने बचपन में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या हुआ करता था, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो एन क्या हुआ करता था, mg, यानी रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस। तो जितना ज़्यादा हैवी व्हीकल होगा mg उतना ज़्यादा लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा और फ्रिक्शन आपको उतना ज़्यादा मिल पाएगा। अच्छा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, the friction force that develops between the wheel and the pavement is the load acting multiplied by a factor called the coefficient of friction and denoted as F. IRC suggests the coefficient of longitudinal friction as 0.35 to 0.4 depending on the speed and coefficient of lateral friction as 0.15. देखिए क्या कह रहा है कि IRC ने कहा कि जो आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन फैक्टर है F, ठीक है, ये F, आपने बचपन में एक फ्रिक्शन फैक्टर पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, जो अभी हमने ऊपर लिखा था। तो ये म्यू क्या हुआ करता था, फ्रिक्शन फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको यहाँ कहते हैं, और हम यहाँ पे स्मॉल f से डिनोट कर रहे हैं इसी चीज़ को, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द सरफेस। अब जितना ज़्यादा ये फ्रिक्शन फैक्टर होगा, फ्रिक्शन फोर्स उतना ज़्यादा मिल जाएगा गाड़ी को। तो ये जो फ्रिक्शन फैक्टर है, IRC ने बताया कि ये स्पीड ऑफ द व्हीकल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका कम होता जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता जाएगा तो हमको फ्रिक्शन फोर्स कम मिल पाएगा। और कोर्ट ने ये भी बता दिया कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो होगा वो 0.35 से लेकर के 0.4 के बीच में वेरी करेगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम ये इसको 0.37 अडॉप्ट कर लेते हैं अपने डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वैसे होता कैसे है, ये आप देख रहे हैं यहाँ टेबल पे कि जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है फ्रिक्शन फैक्टर कम होता जा रहा है। तो ये तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन हो गया। और एक होता है हमारा लेटरल फ्रिक्शन। लेटरल फ्रिक्शन क्या है, जैसे आप कर्व पे गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, कर्व पे गाड़ी चलाते क्या होगा, जैसे यहाँ दिखाते हैं, आप ऐसे कर्व है, ठीक है, और यहाँ आपकी गाड़ी चल रही है। तो जैसे आप कर्व पे जाएंगे तो इस पर एक mv²/r का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ये आपने पढ़ा ही था, रेलवे में भी पढ़ा था mv²/r का। अब ये जो हमारा लेटरल फोर्स लग रहा है, इसको रेजिस्ट करने के लिए टायर में लेटरल फ्रिक्शन लग रहा होगा अंदर की ओर, है ना। यानी कि ये जो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको रेजिस्ट करने के लिए जो टायर और सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसे हम कहते हैं लेटरल फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या हुआ, गाड़ी की मूवमेंट की डायरेक्शन पे, और लेटरल फ्रिक्शन क्या हुआ, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, क्योंकि गाड़ी कर्व पे चल रही है और उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने लग गया है जो कि 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है। यानी लेटरल फ्रिक्शन जो हो गया हमारा 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हो गया, इसको हम कहते हैं लेटरल फ्रिक्शन। और इसका फ्रिक्शन फैक्टर होता है 0.15। तो देखिए यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे हमको फ्रिक्शन फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है और लेटरल डायरेक्शन पे हमारा फ्रिक्शन फैक्टर थोड़ा कम है, ठीक है। फिर आता है हमारा अनइवननेस। ये भी पेवमेंट सरफेस की प्रॉपर्टी है। अनइवननेस क्या है, मतलब अनइवननेस अफेक्ट द व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्पीड, राइडिंग कंफर्ट, सेफ्टी, फ्यूल कंजम्पशन एंड वियर एंड टियर ऑफ टायर्स। जैसे जो आपकी सड़क है, ऐसे ऊपर से देखने पर तो एकदम फ्लैट दिखती है,
बट इसमें काफ़ी ज़्यादा अनड्यूलेशंस हैं। यानी अगर हम माइक्रो लेवल पे जाएँ, ठीक है, छोटे से छोटे लेवल पे जाएंगे तो हमको क्या दिखेगा कि खूब सारे एंड्यूलेशंस हैं। और जैसे जैसे सड़क पुरानी होती जाती है वैसे वैसे ये एंड्यूलेशन थोड़े बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब अनडिल्यूशन होंगे, अगर उतार चढ़ाव होंगे सड़क पे, तो क्या होगा कि आपको डिसकम्फर्ट होगा। जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपकी गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, साथ में ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, सेफ्टी भी हमारी हार्मफुल हो जाएगी। और फ्यूल कंजम्पशन, हमारा फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप में वाइब्रेशन आपकी गाड़ी में ज़्यादा हो रहा है जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं, फ्यूल कंजम्पशन आपका ज़्यादा हो जा रहा है, वियर एंड टियर आपके टायर में ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी गाड़ी के जितने भी वो होंगे कनेक्शंस होंगे, जितने भी बोल्ट वगैरह स्क्रू वगैरह लगे होंगे वो सब ढीले होते जाएंगे वाइब्रेशन की वजह से। तो अनइवननेस होने की वजह से आपकी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है और आपका राइडिंग कंफर्ट भी एक तरह से बेकार होने वाला है। तो अनइवननेस एक प्रॉपर्टी तो हमारी सरफेस की। अब ज़्यादा अनइवन ना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले नापते हैं कि सड़क पे कितना अनइवननेस है। तो अनइवननेस नापने के लिए हमारे पास होता है एक अनइवननेस इंडेक्स, ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ ए अनइवननेस विच इज क्यूमुलेटिव मेजर ऑफ वर्टिकल undulations ऑफ द पेमेंट सरफेस रिकॉर्डेड पर यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द रोड। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर अनइवननेस सड़क की ज़्यादा है तो इसका मतलब कि सड़क को फिर से उसमें ले ओवर करना पड़ेगा, यानी उसका सरफेस को फिर से बनाना पड़ेगा। अगर अनड्यूलेशन ज़्यादा है तो अनड्यूलेशन को मेज़र करने के लिए हम अनइवननेस इंडेक्स एक यूज़ करते हैं, और वो होता है क्यूमुलेटिव मेजर ऑफ वर्टिकल अनड्यूलेशन। यानी अगर आपकी सड़क कुछ ऐसी है सपोज अनड्यूलेशन, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर है, तो हम तो आपका जब व्हील चलेगा वो तो ऐसे चल रहा होगा, यानी भले ही 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है लेकिन व्हील ने 1 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया होगा, क्योंकि अनडिल्यूशन है हमारे सरफेस पे। तो ये जो अनडिल्यूशन है यानी वर्टिकल वाले, ठीक है, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, तो ये वर्टिकल अनडिल्यूशन को अगर हम क्यूमुलेटिव ऐड कर दें तो जितना ज़्यादा ये एक्यूमुलेशन या जितना ज़्यादा ये हमारा समेशन निकल के आएगा अनडिल्यूशन उतना ज़्यादा हो जाएगा, ये हम मान सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव मेजर ऑफ वर्टिकल अनडिल्यूशन, यानी कहीं कहीं पर ऊंचाई थी और कहीं कहीं पर ढलान थी, तभी तो अनडिल्यूशन हुआ सरफेस पे। तो इन दोनों का समेशन अगर करें, ठीक है, और ये पूरे स्ट्रेच में लगभग 1 किलोमीटर तक के स्ट्रेच में करेंगे तो हमको जितना ज़्यादा अनडिल्यूशन होगा ये समेशन क्यूमुलेटिव उतना ज़्यादा निकल के आने लगेगा। तो measure of unevenness which is the cumulative measure of vertical undulations of the pavement surface recorded per unit horizontal length of the road. तो an unevenness index value has less than 1500 mm per kilometer is considered as good. मतलब 1 किलोमीटर का अगर हम स्ट्रेच लें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सपोज ये 1 किलोमीटर हुआ, 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में अगर ये जो अनडिल्यूशंस हैं छोटे 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 छोटे, इनमें जितने भी अनड्यूलेशन थे उनका वर्टिकल अनइवननेस का अगर हम समेशन ले वो अगर 1500 mm यानी 1.5 मीटर से कम है, इसका मतलब क्या है कि हमारी सरफेस सफिशिएंटली स्मूथ है। और यही 1500 mm से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कि ऐसे अनड्यूलेशन बहुत ज़्यादा है तभी समेशन हमारा ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो यानी कि हमारे सरफेस का अनइवननेस इंडेक्स पुअर है। तो अनइवननेस इंडेक्स नापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, वो होता है बम्प इंटीग्रेटर, ठीक है, इज यूज्ड टू मीटर द अनइवननेस ऑफ द रोड। तो बम्प इंटीग्रेटर क्या होता है कि एक तरह का व्हील होता है, सपोज जैसे कुछ ऐसा दिखा देंगे, ऐसा ट्रायंगल जैसा कुछ रहता है और यहाँ पर एक व्हील लगा रहता है, ठीक है, ये आपका व्हील है और इसको हम किसी गाड़ी के पीछे ऐसे हुक से फंसा देंगे। अब जब गाड़ी आगे चलेगी तो क्या होगा कि ये व्हील मूव करेगा, ये व्हील मूव करेगा और जितने भी अनड्यूलेशंस होंगे ये व्हील क्या होगा उन अनड्यूलेशंस के ऊपर चलता रहेगा, नीचे चलेगा, ऊपर चलेगा, नीचे चलेगा। तो क्या होगा कि इसका सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट कुछ हम मेजर कर लेंगे, वो ज़्यादा निकल के आएगा अगर अनड्यूलेशन होगा। तो अब बम्प इंडिकेटर क्या कर रहा है कि हमारी सरफेस में 1 किलोमीटर के सरफेस में वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल गया होगा, इसका सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट हमारा बम्प इंडिकेटर के व्हील का ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम बता देंगे कि हमारी सरफेस अनइवन है। तो बम्प इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं अनइवननेस निकालने के लिए।
उसके बाद आती है हमारी लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी, यानी लाइट रिफ्लेक्शन कैसे हमारा कर रहा है पेमेंट। वाइट रोड्स हैव गुड विजिबिलिटी एट नाइट बट कॉज ग्लेयर ड्यूरिंग द डे टाइम। वाइट रोड का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी कंक्रीट की होती है वो ग्रे रोड होती है ना, ग्रे रोड। जो हमारे बिटुमिन की रोड होती है वो होती है हमारी ब्लैक रोड। बिटुमिन की सड़क हमारी काली होती है और कंक्रीट की सड़क थोड़ी सी ग्रे होती है। तो अगर वो ग्रेनेस कम रही, यानी कि अगर हमारी कंक्रीट की सड़क अगर ज़्यादा वाइटर साइड में चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गुड विजिबिलिटी एट नाइट। रात में तो अच्छा खासा विजिबल होगा हेडलाइट में क्योंकि सफ़ेद सड़क है, लेकिन सड़क दिन के समय पर वही कंक्रीट की सड़क ग्लेयर देगी। ग्लेयर मतलब चमक, ठीक है, उसमें चमक आएगी तो हमको इतना अच्छा से विजिबल नहीं हो पाएगी। यानी कंक्रीट की सड़क रात के समय तो अच्छी है लेकिन दिन के समय उतनी अच्छी नहीं है। और ब्लैक रोड क्या है, ब्लैक रोड हैव नो ग्लेयर ड्यूरिंग डे, ठीक है, बट हैज़ पुअर विजिबिलिटी एट नाइट। यानी दिन के समय तो किसी भी तरह की ग्लेयर या चमक नहीं दे रही है सड़क, लेकिन रात होते ही उनकी विजिबिलिटी पुअर हो जाएगी, यानी हेडलाइट में उतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं होगी मार्किंग्स का। तो ब्लैक रोड के साथ ये दिक्कत है। तो जो कंक्रीट रोड है वो है बेटर विजिबिलिटी एंड लेस ग्रे। जो कंक्रीट की रोड होती है वो थोड़ी ग्रे शेड में होती है, ठीक है, जितना ज़्यादा ग्रे होगा उतना अच्छा होगा क्योंकि वो तब काले रंग की प्रॉपर्टी भी अपने साथ इंक्लूड कर लेगा और वाइट रोड जो सफ़ेद रंग की प्रॉपर्टी है उसको भी इंक्लूड कर लेगा। तो कंक्रीट रोड की विजिबिलिटी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी होती है और उसमें चमक भी थोड़ी कम रहती है। तो लाइट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हो गई। उसके अलावा सरफेस की कौन सी प्रॉपर्टी है, ड्रेनेज। तो ड्रेनेज क्या है, द पेमेंट सरफेस शुड बी एब्सोल्युटली इम्परमिएबल टू प्रिवेंट सीपेज ऑफ वाटर इनटू द पेमेंट लेयर। समझ में आता है कि जितने भी पेमेंट के सरफेस है इम्परमिएबल होने चाहिए ताकि पानी हमारे सबग्रेड तक ना जा पाए और सबग्रेड को नुकसान ना पहुंच पाए। तो बोथ द ज्योमेट्री एंड टेक्सचर ऑफ द पेमेंट सरफेस शुड हेल्प इन ड्रेनिंग आउट द वाटर फ्रॉम द सरफेस इन द लेस टाइम। ठीक है, टेक्सचर ऑफ द पेमेंट वो भी स्मूथ हो ताकि पानी पड़ते ही तुरंत बह जाए, और साथ में इसकी ज्योमेट्री भी ऐसी हो कि पानी पड़ते ही तुरंत ही निकल के ड्रेन्स में चला जाए। तभी हमारी सड़क पे पानी नहीं रहेगा और पानी पेमेंट के लेयर्स में इंग्रेस नहीं कर पाएगा। तो सरफेस की एक प्रॉपर्टी ये भी होनी चाहिए कि उसका ड्रेनेज अच्छा हो। ठीक है, तो ये कुछ आपके पेमेंट सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स थे।